గవర్నమెంట్ చెప్పినట్టు చాలా మంది ఇళ్లలోనే ఉంటున్నారు, ఎవరు బయటకు వస్తలేరు. అలాంటి సమయంలో ఎన్ఎస్యుఐ పిల్లలు ఏమన్నారు, ఈసారి ఎగ్జామ్స్ మీరు పోస్ట్పోన్ చేయండి, కరోనా ఉన్నది, మేము ఎగ్జామ్ రాయలేమని. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताजा अपडेट मिलते रहे। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव हफ्ता 15 अगस्त को किले गोलकुंडा के बजाय इस साल अपनी सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन में कौमी परचम लहराएंगे। हुकूमत के जराये के मुताबिक कोविड-19 की वबा के चलते इस तकरीब को मुख्तसर और महदूद कर दिया गया है। चीफ मिनिस्टर 10:30 बजे कौमी परचम लहराएंगे। रियासती वज़रा को अपने अपने जिले के मुस्तक़र पर 9:30 बजे झंडा वंदन करने की हिदायत दी गई है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की तरफ से जारी करदा हिदायत में कोविड-19 के खवायद और ज़वाबित की सख्ती से अमल की जरूरत पर जोर दिया गया है। वज़ीर दाखिला महमूद अली को संगारेड्डी में झंडा लहराने की हिदायत दी गई है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी कामारेड्डी में, डिप्टी स्पीकर पद्माला गौड़ विकाराबाद में, कानून साज काउंसिल के सदनशीन सुखेंद्र रेड्डी नलगुंडे में, नायब सदनशीन कानून साज काउंसिल विद्यासागर नारायणपेट में झंडा लहराएंगे। इसके अलावा चीफ विप और विप्स को भी मुख्तलिफ जिला मुस्तकरों पर झंडा चढ़ाने की हिदायत दी गई है। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने तवक्को जाहिर की कि नई कौमी तालीमी पॉलिसी पर अमल के बाद हिंदुस्तान तालीम का हब बन जाएगा। गवर्नर मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलरों, माहिरीन तालीम और कॉलेज इंतजामिया के नुमाइंदों के साथ एक वेबिनार कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उन्होंने कहा कि नई पॉलिसी पर अमल करने के बाद हमारे मुल्क में तालीम और तहकीक का माहौल पैदा होगा और ऐसी तालीम की बुनियाद पड़ेगी कि हमारी नई नस्ल को आसानी के साथ रोजगार के मौके भी फराहम होंगे। गवर्नर ने कहा कि नई पॉलिसी में मादरी जबान में इब्तदाई तालीम की जरूरत पर जोर दिया गया है। इफ्लू के वाइस चांसलर ई सुरेश कुमार ने नई तालीमी पॉलिसी के हवाले से जबानों, मवासिलात और रोजगार के अहल कोर्सों पर रोशनी डाली। अन्ना यूनिवर्सिटी के साबिक वाइस चांसलर बाला गुरुस्वामी ने मल्टी डिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटियों की जरूरत और अहमियत से वाकिफ करवाया। नर्सरी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार वी बालकृष्ण रेड्डी ने कानूनी तालीम और उसके फरोग की वकालत की। मरकजी वजारत शहरी तहकीकात के सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्रा ने आज आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अहदेदारों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए स्वच्छ भारत मिशन, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट समेत मुख्तलिफ उम्र का जायजा लिया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने बताया कि रियासत में 10,500 पब्लिक टॉयलेट्स तामीर किए गए और इनमें से 50% खवातीन के लिए मुख्तस होंगे। 2 अक्टूबर को रियासत में 200 मोबाइल टॉयलेट्स लॉन्च किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 5 लाख से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स के नाम रजिस्टर कर लिए गए हैं। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन अरविंद कुमार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी रोड एंड बिल्डिंग्स सुनील शर्मा और डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन सत्यनारायण भी मौजूद थे। रेल और मेट्रो कोच फैक्ट्री संगारेड्डी की सरहद पर वाक़े गंडकल मौजे में कायम की जाएगी, जिस पर 800 करोड़ रुपए के मसारिफ आयद होंगे। वजीर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन के.टी. रामाराव ने आज शंकरपल्ली मंडल में मोकीला चौराहे पर पार्टी परचम लहराने के बाद ये बात बताई। उन्होंने कहा कि रामचंद्रपुरम मंडल में 100 एकड़ आबादी पर यह प्रोजेक्ट कायम किया जा रहा है। इस मौके पर रियासती वज़रा टी हरीश राव, सबितेंद्र रेड्डी, रंगारेड्डी की जिला परिषद चेयरमैन अनिता रेड्डी, चेवड़ला के रुकने पार्लियामेंट रंजीत रेड्डी, रुकने असम्बली के यादయ్య, एमएलसी पी महेंद्र रेड्डी और पटनचूरू के रुकने असम्बली जी महिपाल रेड्डी वगैरह भी मौजूद थे। Private sector. Now I don't think you will have the luxury of hiding behind or you are not facing the camera. You will have to come forward. You will have to bid very aggressively. రాబోయే రోజుల్లో ఇందాక మీరు చెప్పినట్టు 30,000 కోట్ల రూపాయలతో కేంద్ర ప్రభుత్వం కూడా పబ్లిక్ ప్రైవేట్ పార్ట్నర్షిప్ లో ప్రైవేట్ సంస్థలను ఆహ్వానిస్తూ ఉంది. మరి రైళ్లలో కూడా ప్రైవేటైజేషన్ కూడా తీసుకుని వచ్చింది. మరి ఆ దిశలో మీరు పెద్ద ఎత్తున మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటా ఉన్నాను, విజయం సాధించాలని కోరుకుంటా ఉన్నాను. భవిష్యత్తులో హైదరాబాద్ మెట్రో విస్తరణలో కానీ, భవిష్యత్తులో వరంగల్ లాంటి మరి ద్వితీయ శ్రేణి నగరాల్లో వచ్చే మోనో రైలు కానీ, మెట్రో లాంటి మరి కార్యక్రమాల్లో కానీ తెలంగాణలోని తయారైన మీ ఫ్యాక్టరీ నుంచే రైల్ కోచెస్ రావాలని, లోకోమోటివ్స్ కూడా రావాలని కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను కోరుకుంటాను. ఇంకొక మాట కూడా ఈ సందర్భంగా బాధ అనిపించినా చెప్పక తప్పదు. నేను ఇక్కడ రాజకీయం కోసం మాట్లాడడం లేదు, బాధ అనిపించి మాత్రమే చెప్తా ఉన్నాను. 6 ఏళ్ల కింద తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డ నాడు కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకు ఒక వాగ్దానం చేసింది. తెలంగాణలో కాజీపేటలో ఒక రైలు కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడతాము, 6 నెలల్లో సాధ్యాసాధ్యాలు అధ్యయనం చేస్తాము, తప్పకుండా ఒక ఫ్యాక్టరీ పెడతామన్నారు. కోచ్ తయారీ కంపెనీ ఇక్కడ పెడతామన్నారు. భారత ప్రభుత్వ రంగ సంస్థ ద్వారా పెడతామని చెప్పారు. 6 ఏళ్ళు అయిపోయాయి, అతి గతి లేదు. ఈరోజు నేను
కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా ఈ వేదిక ద్వారా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. తెలంగాణ ఒక కొత్త రాష్ట్రం, ప్రగతిశీల రాష్ట్రం, ప్రగతి కాముక రాష్ట్రం, పురోగమన విధానాలతో ప్రోగ్రెసివ్ పాలసీస్తో ముందుకు పోతున్న రాష్ట్రం. ఈ రాష్ట్రానికి చేయూతనందించండి. ఏదైతే మీరు వాగ్దానం ఇచ్చారో పునర్విభజన చట్టంలో, ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో, దాని ప్రకారం సాధ్యమైనంత వేగంగా వరంగల్లో కూడా ఒక కోచ్ ఫ్యాక్టరీ ప్రభుత్వ రంగ సంస్థతో నెలకొల్పండి అని చెప్పి కూడా ఈ వేదిక ద్వారా నేను కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాను. ఇంకా సంతోషం ఏంటంటే నాకు ఈరోజు చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. ఇంతకుముందు కశ్యప్ రెడ్డి గారు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, కేవలం రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ కాదు, 1000 కోట్ల పెట్టుబడి, దాదాపు ప్రత్యక్షంగా 1000 మందికి, పరోక్షంగా మరొక 1500 మందికి ఉపాధి అవకాశాలు సృష్టించడంతో పాటుగా మనం నిజంగా ఇది ఒక తెలంగాణ కంపెనీ ఒక గ్లోబల్ స్థాయికి ఎదిగే దిశలో జరుగుతున్న ప్రయత్నంలో భాగంగా నేను చూస్తూ ఉన్నాను. ప్రధానమంత్రి గారు చెప్తా ఉంటారు, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు కూడా ఎప్పుడు చెప్తా ఉంటారు, సెల్ఫ్ రిలయన్స్, స్వయం సమృద్ధి సాధించిన రాష్ట్రం కావాలి, సాధించిన దేశం కావాలని అందరం కూడా కోరుకుంటా ఉన్నాం. సెల్ఫ్ రిలయంట్ ఇండియా అంటా ఉన్నాం. ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सेक्रेटरी वैमशी चंद रेड्डी ने हस्ब साबिका अपने एक चैलेंज को जो उन्होंने टीआरएस लीडर्स को दिया था, आज सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में अपने कई हामियों के साथ आधम के और बहुत सारे लीडरों का काफ़ी देर तक इंतजार करने के बाद मीडिया को बतलाया कि कोटी रेड्डी रिजर्वियर के ताल्लुक से टीआरएस लीडर से डिबेट करने के लिए वो आज अपने वक्त पर आ गए, लेकिन बदकिस्मती से सभी के अंदर चोर छुपे हुए थे, लिहाजा इनसे मुकाबला करने के लिए कोई भी टीआरएस लीडर्स वहां पर आने की जरूरत ही नहीं कर सका, जिससे जाहिर हुआ कि टीआरएस गवर्नमेंट तेलंगाना आवाम का कितना बड़ा बड़ा हक मार कर खा रही है और कोई भी पुरसाने हाल नहीं है। अगस्त 8 तारीख को मैं टीआरएस को कांग्रेस पार्टी के तरफ से मैं ओपन चैलेंज किया था कि पोतिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर और रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट से जो एपी स्टेट गवर्नमेंट कृष्णा रिवर का पानी को ले जाने का कोशिश कर रहे, उसके खिलाफ टीआरएस गवर्नमेंट और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब ठीक से डील नहीं कर रहे। तेलंगाना स्टेट का इंटरेस्ट के खिलाफ टीआरएस गवर्नमेंट काम कर रहे बोल के ये इशू पर डिबेट के लिए आने के लिए मैं सवाल किया था टीआरएस पार्टी को, लेकिन वो लोग कोई भी नहीं आए। तो मैं कल चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब को एक खत भी लिखा था कि मैं 8 तारीख को चैलेंज किया था, लेकिन आपके तरफ से कोई नहीं आए, और मैं बोला था कि सोमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मैं 11 बजे से मैं उधर वेट करूंगा, आपके तरफ से किसी को भेजिए, क्योंकि तेलंगाना आवाम को मालूम होना चाहिए कि क्या हो रहा है, हालात क्या है, हकीकत क्या है बोल के। लेकिन अभी भी वो लोग डर के, क्योंकि वो लोगों को तेलंगाना स्टेट का इंटरेस्ट नहीं है, आंध्रा कॉन्ट्रैक्टर्स का इंटरेस्ट ही ज़्यादा है उनको, इसलिए आज ये डिस्कशन से आने से भाग गए। तो ये मौके पे मैं चीफ मिनिस्टर साहब को स्ट्रेट क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ। जब 2014 में पोतिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर का कैपेसिटी बढ़ाने का जीवो आया था, आपका टीआरएस का 6 लोग स्टेट में मंत्री थे और सेंट्रल में आप और नरेंद्र साहब दोनों भी मंत्री थे। तब आप इसका खिलाफ पोतिरेड्डीपाडु हेड रेगुलेटर कैपेसिटी बढ़ाने का जीवो के खिलाफ क्यों राजीनामा नहीं करे? आपको याद देना चाहता हूं कि 2005 में जीवो आए और काम चले, तो आपने अगस्त 22 2006 में इस्तीफा दिया थे। पोतिरेड्डीपाडु के खिलाफ क्यों इस्तीफा नहीं दिए बोल के मैं पूछ रहा हूं। और ऐसा ही जब एपी स्टेट डिवाइड होके तेलंगाना और एपी हो गया था, तब एक एग्रीमेंट था कि पुराने 4 वेंट्स को क्लोज करना बोल के एग्रीमेंट था, लेकिन आप चीफ मिनिस्टर रह के 6 साल हो गए, आप कभी भी ये जो पोतिरेड्डीपाडु का पुराने 4 वेंट्स क्लोज करने के लिए क्यों आप मांग नहीं किए? और आपका व्यवहार पूरा कॉन्ट्रैक्टर्स के हित में है। तेलंगाना का मरी और देखे तो महबूब नगर, रंगारेड्डी, नलगोंडा का इरिगेशन वाटर और हैदराबाद का
ड्रिंकिंग वाटर का इंटरेस्ट के खिलाफ आप काम कर रहे। तेलंगाना का आवाम ये सब देखना चाहिए और आप होना बोल के एपेक्स काउंसिल का मीटिंग जो 5 तारीख को था उसको डुम्मा करके आप सेक्रेटेरिएट में जो कैबिनेट मीटिंग लगाए और बोले कि अगस्त 20 के बाद मैं एपेक्स काउंसिल में आऊँगा। आप इसलिए अगस्त 20 के बाद बोले क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन स्कीम का टेंडर अवार्ड होने का लास्ट डेट अगस्त 19 है। आप चाहते हैं कि अगस्त 19 को टेंडर अवार्ड हुए और उसके बाद आप एपेक्स काउंसिल का मीटिंग में जाना चाहते, इसलिए आपका काम पूरा तेलंगाना का इंटरेस्ट के खिलाफ है। ज़रूर आपको जनता आपको सही टाइम पे आपको सजा देगी। सिटी पुलिस ने ऑनलाइन गेमिंग के तहत लोगों को धोखा देने के 2 केसेस दर्ज किए और इस सिलसिले में रियासती हुकूमत की तरफ से मंजूरा कानून के तहत कार्रवाई की जा रही है। इस कानून के तहत ऑनलाइन गेमिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है। कमिश्नर पुलिस रजनी कुमार ने बताया कि अब तक 2 अफराद ने अजहर खतीब 97,000 और 1,60,000 रुपयों से महरूम हो गए। उन्होंने बताया कि इस रैकेट में दिल्ली और गुड़गांव के रहने वालों के अलावा 2 चीनी अफराद भी शामिल हैं। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि अब तक हिंदुस्तान में ऐसे गेमों में 1100 करोड़ रुपए की सरमायाकारी की गई है और तेलंगाना में लोगों ने 100 करोड़ रुपए इसमें लगाए हैं। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन हैदराबाद की तरफ से कुछ दिनों पहले 2 केस का रजिस्ट्रेशन हुआ था। ये 2 केस ऑनलाइन गेमिंग से जुड़ा हुआ है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, यूज ऑफ इंटरनेट प्लेटफॉर्म पिछले 15-20 सालों से हर चीज को कन्वर्ट कर रहा है ऑनलाइन फैसिलिटी में, और गेमिंग और इस तरह के कुछ दूसरे क्राइम्स भी इंटरनेट प्लेटफॉर्म पे अब हो रहे हैं। तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना स्टेट कंट्री में सबसे पहला स्टेट था जो ऑनलाइन गेमिंग को इलीगल करार करते हुए एक एक्ट पास किया था। और इसीलिए जहां दूसरे स्टेट 100 साल से ज्यादा पुराना लॉ पे रही चल रहे हैं, तेलंगाना इन्वेस्टिगेशन को एक नया टीथ, एक नया पावर मिला बाय द एक्ट विच वाज पास्ड बाय तेलंगाना असेंबली। इसके तहत 2 केसेस जो रजिस्टर हुए उसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, चीटिंग और तेलंगाना ऑनलाइन गेमिंग प्रोहिबिशन एक्ट के तहत केस रजिस्टर हुआ था। इसमें इन्वेस्टिगेशन के समय पता चला कि लगभग 97,000 रुपीज एक केस में और 1,64,000 दूसरे केस में चीटिंग हुआ। इस क्राइम में जो एमओ है उसके तहत जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है टेलीग्राम, वो टेलीग्राम ग्रुप यूज होता था और टेलीग्राम ग्रुप में केवल रेफरेंस से ही एंट्री मिल सकता है और ये रेफरेंस या तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या किसी मेंबर के थ्रू नए लोगों को एंट्री मिलता था और उसके बाद एंट्री के बाद हर एंट्री पे कमीशन भी मिलता था। इसमें जो कंपनीज के नाम बाहर आए हैं उसमें लिंक्डइन, स्पॉट पे, डोकी पे, और इन सब कंपनीज में कुछ डायरेक्टर्स इंडियन हैं, कुछ डायरेक्टर्स चाइनीज हैं। अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, उसमें एक चाइनीज भी है। बाकी कंपनीज जिसके नाम किसमें आए हैं उसमें ग्रोइंग इंफोटेक, सिली कंसल्टेंसी सर्विसेज, पैनल्यूम टेक्नोलॉजीज, डेजी लिंक फाइनेंशियल, हुआवो फाइनेंशियल, और इसमें जो डायरेक्टर्स हैं जो इससे जुड़े हुए हैं उनके नाम है राहुल महाजन, गुड़गांव के रहने वाले, लिंग यांग, चाइना के रहने वाले, मिंग यांग, चाइना के रहने वाले, जिनलिंग वैन, चाइना के रहने वाले, नीरज कुमार तुली, दिल्ली के रहने वाले, धीरज सरकार, गुड़गांव के रहने वाले। ये लोग जो डोमेन नेम सर्वर यूज करते हैं, ये सब गेमिंग वेबसाइट
चाइना बेस्ड है और जो इसका पूरा डेटा है वो क्लाउड बेस्ड डेटा मैनेजमेंट है। एंटायर टेक्निकल ऑपरेशन चाइना से इसका डायरेक्शन होता है बाय द डायरेक्टर्स ऑफ चाइनीज ओरिजिन। और अभी तक के मुताबिक जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है जिसके तहत 1100 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्टमेंट इसमें हुआ था। और एक कैरिबियन आइलैंड में एक जगह है केमन आइलैंड जिसको कि एक टैक्स हेवन माना जाता है, वहां भी इस कंपनी का एग्जिस्टेंस और लिंक अभी तक बाहर आया है। साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन की तरफ से इन्वेस्टिगेशन के दौरान अभी तक जो बैंक अकाउंट सीज हुआ है उसमें 30 करोड़ अमाउंट का सीजर हुआ है जो कि HSBC बैंक गुड़गांव में लोकेटेड है। और आपको मैं पहले बता चुका हूं कि जो 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक चाइनीज भी है। इससे जुड़ा हुआ ऑनलाइन गेमिंग जो होता है चेन्नई और दूसरे शहर में कुछ विक्टिम लोग सुसाइड भी किए हैं। इसीलिए मैं आप लोगों के मार्फत से पेरेंट्स, टीचर्स, यंग बॉयज एंड गर्ल्स को यह कॉशन करना चाहता हूं। नंबर 1, ऑनलाइन गेमिंग इज इलीगल इन तेलंगाना। नंबर 2, it is also causing depression, suicide and other things in many other places. प्रोफेशनल सॉलिडेरिटी फोरम की तरफ से 16 था 22 अगस्त NTR मेमोरियल ट्रस्ट के ब्लड बैंक बंजारा हिल में प्लाज्मा की हत्या का कैंप मुनक्किद किया जाएगा। सदर फोरम अब्दुल जब्बार ने बताया कि इसका मकसद कोविड-19 के मरीजों का इलाज करना है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने बताया कि अंबरपेट, बंजारा हिल्स, गोलकुंडा, बहादुरपुरा, चंदनगुट्टा, मलकपेट, मेहदीपट्टनम, मुशीराबाद, सैदाबाद, टोली चौकी, सातगंबदान, याकूतपुरा और वादी यहूदा शाहीन नगर में 15 अगस्त को खून की हत्या के कैंप भी मुनक्किद किए जाएंगे। उन्होंने कोविड-19 के सेहतयाब मरीजों से जो अपने खून का जो अपना प्लाज्मा देना चाहते हैं फोन नंबर 9299655133 और 9030616250 पर रब्त पैदा कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 का जो है एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का पहलू हमारे सामने आ चुका है और हैदराबाद में हम देख रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के स्टेज में जो है ये वबा फैल चुकी है और आए दिन हम जो है देखते हैं कि केसेस में इजाफ़ा हो रहा है। पिछले कुछ दिनों में केसेस में कुछ कमी वाक़ई हुई है, लेकिन जो है इसके ऊपर हम उसी वक्त यकीन कर सकते हैं जबकि ये ट्रेंड काफ़ी दिनों तक चले। फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि माशरे के अंदर हर हिस्सा माशरे का, हर सेगमेंट, हर गोशा माशरे का जो है इससे मुतासिर नज़र आ रहा है। आप बिज़नेसमैन को लीजिए और जो है नौकरी पेशा एम्प्लॉयज़ को लीजिए या इकोनॉमी के दूसरे सेगमेंट्स को लीजिए, तमाम के तमाम सेगमेंट्स जो है इस वबा से, इस पैंडमिक से जो है मुतासिर होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसी हालात में जब हमने देखा कि ब्लड बैंक्स जो कि एक बहुत अहम ज़रिया है इस पूरे माशरे के अंदर, इस पूरी सोसाइटी के अंदर ब्लड को इन्फ्यूज़ करने का, यानी ये एक ऐसा की रिक्वायरमेंट है कि तमाम हॉस्पिटल्स और जितने भी मेडिकल सेंटर्स हैं वहाँ पर ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस कोरोना की वबा की वजह से, पैंडमिक की वजह से हम देखते हैं कि तमाम ब्लड बैंक्स जो है क़िल्लत का शिकार हो गए हैं। दे आर रनिंग इन डेफिसिट। सप्लाई, डिमांड और सप्लाई में काफ़ी वेरिएशन जो है यहाँ पे नज़र आ रहा है। काफ़ी ब्लड बैंक्स के अंदर ब्लड की क़िल्लत है, शॉर्टेज है। तो इस मौके पर हमने सोचा प्रोफेशनल सॉलिडारिटी फोरम की जानिब से कि हम इस 15 अगस्त के दिन पूरे हैदराबाद में मुख्तलिफ़ लोकेशंस पे, अब तक हमारे पास 15 लोकेशंस कंफर्म हो चुके हैं, इन लोकेशंस पर जो है हम ब्लड डोनेशन कैंप्स रखना चाहते हैं ताकि इस पैंडमिक को, इस वबा को हैंडल करने में और टैकल करने में पूरी सोसाइटी अपना साथ दे। ये सिर्फ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी नहीं है, ये सिर्फ कुछ NGOs की ज़िम्मेदारी नहीं है, बल्कि तमाम के तमाम वो लोग जो फ़िलांथ्रोपिस्ट हैं, अहले खैर हजरात हैं, जो है खैर का जज्बा रखते हैं, उन तमाम लोगों की ये ज़िम्मेदारी है कि इस पैंडमिक को टैकल करने में अपना रोल अदा करें। अब सवाल ये पैदा होता है कि किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। इसमें कई काम हो सकते हैं।
एक काम जो हमने सोचा है PSF की जानिब से, प्रोफेशनल सॉलिडारिटी फोरम की जानिब से, वो ये कि हम एक मास अपील करें। उस अपील के ज़रिए से हम जो है ब्लड हासिल करें और ब्लड बैंक्स के अंदर जो शॉर्टेज हो गया है ब्लड का, उसको जो है हम फुलफ़िल करने की कोशिश करें। तो इसी ज़ैल में हमारी टीम पिछले एक हफ्ते से एक्टिव है और तमाम मोबिलाइजेशंस हम कर रहे हैं और 15 अगस्त के दिन हम जो है हैदराबाद में इंशाल्लाह 20 से ज़्यादा मुकामात पे जो है ब्लड डोनेशन कैंप्स हम लोग मुनाकिद करेंगे और हमारा टारगेट ये है कि कम से कम हम उस दिन 500+ ब्लड यूनिट्स को हम जमा करें। इसके लिए हम जो है मुख्तलिफ़ माशरे के अंदर जो असर रखने वाले अफराद हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, उनसे भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो जो है इस कैंपेन को जो है प्रमोट करें और साथ ही साथ हम मीडिया के ज़रिए से ये बात चाहते हैं कि इस बात को जो है आप वायरल करें ताकि लोग जो है जौक दर जौक आएँ, इस कैंपेन का हिस्सा बने और ब्लड बैंक्स के अंदर जो ब्लड का शॉर्टेज है उसको एड्रेस करने में जो है इस कैंपेन का साथ दें। अब इसके बाद दूसरा जो हमारा जो काम है, 15 अगस्त के दिन तो हम ब्लड बैंक्स रखेंगे और इसके ज़रिए से ब्लड की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करेंगे। 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक हम जो है प्लाज्मा डोनेशन वीक के नाम से इस वीक को ऑब्ज़र्व करना चाहते हैं। कोविड-19 की ट्रीटमेंट में कई थेरेपीज़ बताई जा रही हैं, उसके अंदर एक अहम थेरेपी है प्लाज्मा थेरेपी, जिसके अंदर वो पेशेंट्स जो रिकवर हो चुके हैं कोविड-19 से, वो लोग अपना अगर प्लाज्मा डोनेट करें तो वो लोग जो ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं या पॉजिटिव चल रहे हैं, उनके प्लाज्मा के ज़रिए से इन पेशेंट्स को जो है बेनिफिट हो सकता है और इनकी शिफा मुमकिन है। तो हम 16 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक ये जो है प्लाज्मा डोनेशन वीक ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। इसमें हम रिक्वेस्ट करते हैं, एक दर्दमंदाना अपील करते हैं तमाम वो पेशेंट्स जो रिकवर हो गए हैं प्लाज्मा कोविड से, कि वो अपना प्लाज्मा डोनेट करें ताकि वो लोग जो अभी इन्फेक्टेड हैं उनको जो है शिफा नसीब हो। तो ये जो है एक बेहतरीन ज़रिया है वो लोग जो कोविड से रिकवर हुए हैं अपना जो है कंट्रीब्यूशन इस माशरे में पेश करने के लिए। और ये कोई बहुत जो है बारे गिरा चीज़ नहीं है, बहुत ज़्यादा जो है इसका एफर्ट नहीं लगता और बहुत ज़्यादा जो है इसका इम्पैक्ट नहीं है। आप जो भी प्लाज्मा डोनेट करेंगे 24 to 72 आवर्स के अंदर वो प्लाज्मा फिर आपकी ब्लड में जनरेट हो जाएगा और आपकी जो एंटीबॉडीज़ जो आई हैं उसके ज़रिए से किसी और पेशेंट का जो है फ़ायदा हो सकता है और वो रिकवर हो सकता है। तो अब वो लोग जो प्लाज्मा से कोविड-19 से रिकवर हुए हैं उनके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि जिस तरीके से उनको एक सेकंड लाइफ मिली है वो दूसरों को जो है एक सेकंड लाइफ देने में अपना रोल अदा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम जो है म्यूचुअली एक दूसरे की हेल्प करते हुए सोसाइटी लेवल पर इस जो है पैंडमिक को टैकल कर सकते हैं, एड्रेस कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन हम निकाल सकते हैं। तो हम जो है तमाम वो पेशेंट्स जो रिकवर हो गए हैं उनको पहली चीज़ तो हम मुबारकबाद देते हैं और दूसरी चीज़ ये है कि उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो लोग अपना जो है प्लाज्मा डोनेट करें। होगा सिटी के जो है 20+ सेंटर्स पर होगा। सैटरडे 15 अगस्त 10 AM से लेकर 5 PM तक लोग अपना जो है ब्लड इसके अंदर डोनेट कर सकते हैं। इसमें मुख्तलिफ ब्लड बैंक से हमने पार्टनरशिप की है। NTR मेमोरियल ट्रस्ट के साथ हमारी पार्टनरशिप है, थैलेसीमिया सोसाइटी के साथ हमारी पार्टनरशिप है और इसी तरीके से दूसरे जो ब्लड बैंक हैदराबाद के अंदर काम कर रहे हैं उनके साथ हम पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं। और जो है हमारा अंदाज़ा ये है कि हम कम से कम 1000 के करीब ब्लड यूनिट्स कुछ हैं, वहाँ पर हम इस बात की जो है प्रोविज़न रखे हैं कि डॉक्टर मौजूद हों और जो है डॉक्टर की मौजूदगी में तशख़ीस के बाद जो है हम उनसे ब्लड लें। और ज़ाहिर सी बात है कोविड-19 के पेशेंट्स खुद आकर ब्लड देना एक बहुत ही हाइपोथेटिकल कंडीशन है, क्या कहना चाहिए कि इम्कान के बईद चीज़ है, लेकिन फिर भी हम उसका भी जो है ख्याल रख रहे हैं। एसिम्प्टोमेटिक अगर पेशेंट्स है तो थोड़ा जी एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट और तमाम के लिए वहाँ पे हम डॉक्टर्स को रखेंगे ताकि वो लोग टेस्ट करें और टेस्ट करने के बाद उनसे हम जो है ब्लड हासिल करें। वैसे कल से हमारी जो है ये न्यूज़ वायरल होना शुरू हुई है तो कुछ लोग हमारे से कांटेक्ट में आ रहे हैं। साथ ही साथ हमारी टीम जो है वो लोग जो गवर्नमेंट की जानिब से लिस्ट पब्लिश की गई है पेशेंट्स जो रिकवर हुए हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर्स और एड्रेसेस के साथ, हमारी टीम उनसे भी कांटेक्ट कर रही है और उनको रिक्वेस्ट हमारी टीम कर रही है कि जो है वो लोग अपना प्लाज्मा जो है इसमें दें। एलबी नगर की SOT और पुलिस बालापुर ने महाराष्ट्र को राशन की दुकानों पर सरबराह किए जाने वाले चावल की स्मगलिंग
की कोशिश को नाकाम बना दिया। 180 क्विंटल चावल जब्त किया गया। अलजाबरी कॉलोनी बालापुर के घर में धावे के दौरान चावल का बड़ा जखीरा बरामद किया गया। इस सिलसिले में 3 अफराद वसीम पीर, इमरान शेख और सुल्तान समेत 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। एसीपी वनस्थलीपुरम जयराम रेड्डी ने बताया कि ये लोग राशन कार्ड के सारिफिन से 6 रुपए फी किलो के हिसाब से चावल खरीदते थे और महाराष्ट्र को 15 रुपए फी किलो के हिसाब से भेजा करते थे। एलबी नगर जोन के S40 टीम और अपना बालापुर पुलिस स्टेशन ने आज सुबह 5 बजे जो है अलजाबरी कॉलोनी में न्यू बाबा नगर में 18 टन का जो PDS राइस है वो राइस जो है ट्रांसपोर्ट कर रहे बोल के महाराष्ट्र को ट्रांसपोर्ट कर रहे बोल के इन्फॉर्मेशन आया था। इमीडिएटली हमारा टीम जो है 18 टन्स ऑफ PDS राइस ఒక लारी और MH12FZ 4286 लारी को भी सीज़ करे और इसमें जो मुजरिम है वो लोगों को भी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर रहे। ये पूरे वसीम पीर, मोहम्मद मक्तल और मोहम्मद दस्तगीर सब लोगों का मदद से ये पूरा काम कर रहे। ये लोग 6 रुपये से राइस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन का पब्लिक गरीब लोगों से ख़रीद के 2 रुपये कमीशन ले दे के ऑटो वालों को जो है 2 रुपये कमीशन दे के 8 रुपये से वो लोग खरीद रहे और 15-16 रुपये से महाराष्ट्र में बेच रहे। ये पूरा इन्फॉर्मेशन में अपना पुलिस वाले इमीडिएटली एक्शन लेके वो लोगों को गिरफ्तार करके पूरा सीज़ करके कोर्ट में पेश करे। वैसे ही ये रॉयल कॉलोनी बालापुर में भी वो ये मोहम्मद जाफ़र, मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद हमीद ये लोग भी ये PDS राइस बेच रहे बोल के इन्फॉर्मेशन आया तो 3 टन के वो राइस जो है पकड़ के एक अशोक लीलैंड मिनी ट्रक TS 12 UC 0208 ये गाड़ी को भी पकड़ के वो पूरे लोगों को गिरफ्तार करके वो लोगों को कोर्ट में पेश करें। ये कमिश्नर साहब जो है अपना जो S40 टीम और बालापुर पुलिस को अभिनंदन दिए और उन लोगों को रिवार्ड भी देते। सर इनके सोर्स क्या बोले तो ये लोग बाहर जो है पब्लिक को 30 रुपये 40 रुपये है राइस का और ये राइस में जो है थोड़े लोग क्या ये राइस लिए थे लेकिन कंज्यूम नहीं करते, खाते नहीं, तो वो लोगों को जो है 2 रुपये 3 रुपये में गवर्नमेंट 2 रुपये में दे रहे। वो 6 रुपये बोल तो 4 रुपये एक किलो के ऊपर उन लोगों को फ़ायदा है। तो एजेंट्स को जो है 1 किलो के ऊपर 2 रुपये देते हैं ऑटो ड्राइवर्स को। वो लोग पूरा मटेरियल घर वो कॉलोनीस में फिर के 6 रुपये के हिसाब से वो लोग खरीद के 8 रुपये के हिसाब से बोलते 2 रुपये का कमीशन रख के ऑटो ड्राइवर्स ये लोगों को बेच रहे। ये लोग को स्टोरिंग पॉइंट्स रखे 2-3 घरां लेके जहाँ आइसोलेटेड घरां हैं, जहाँ आइसोलेटेड प्लेसेस है वहाँ पर घरां लेके ये स्टोर करके एक लोड का सामान माल चावल बनने के बाद वो लोग एजेंट्स को बाहर कर्नाटका में, महाराष्ट्र में ये एक्सपोर्ट कर रहे समझो। वो लोग भी आधा से आधा पैसे कमा रहे समझो। 8 रुपये से लिए तो भी 14-15 रुपये 16 रुपये बोलते 8 रुपये 1 किलो से वो लोग ये माल पैसे बना रहे। तो ये लोग महाराष्ट्र में बेच रहे, शोलापुर में बेच रहे और कर्नाटक में भी बेच रहे। तो ये पूरा गैंग बना हुआ है। इसके सिलसिले में भी उसके ऊपर नज़र लगे जो रेगुलरली प्रोफेशनलिज्म यही प्रोफेशन लगा के जो कर रहे उनके ऊपर भी हम लोग निगाह रखेंगे और वो लोगों को भी ये केस के हिसाब अलावा वो लोगों को अदर केसेस में PD एक्ट में भी डालते। ठीक है। कांग्रेस के साबिक रुकन पार्लियामेंट वी हनुमंतराव को आज चंचलगढ़ जेल के हुक्काम ने NSUI के सदर B वेंकट और दूसरे कारकुनों से मुलाकात का मौका नहीं दिया। इन कारकुनों को कल चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की सरकारी रिहायशगाह प्रगति भवन का घेराव की पादाश में जेल भेज दिया गया था। मीडिया से बातचीत करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि जेल के हुक्काम ने कोविड-19 के कवायद का बहाना बनाया, जबकि जेल में महरूस लोगों से मुलाकात पर कोई पाबंदी नहीं है। हनुमंतराव ने बताया कि बिलाखिर उन्होंने बी वेंकट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की। జనాన్ని ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళొద్దు, అత్యవసర పరిస్థితుల్లోనే బయటికి వెళ్ళాలి. బాగానే ఉన్నది, అందరూ కూడా భయభ్రాంతులై గవర్నమెంట్ చెప్పినప్పుడు చాలామంది ఇళ్లలోనే ఉంటున్నారు, ఎవరు బయటకు వస్తలేరు. అలాంటి సమయంలో
ఎన్ఎస్యుఐ పిల్లలు ఏమన్నారు, ఈసారి ఎగ్జామ్స్ మీరు పోస్ట్పోన్ చేయండి, కరోనా ఉన్నది, మేము ఎగ్జామ్ రాయలేమని చెప్పారు. కోర్టులో కూడా కేసు వేశారు. అయినా మేము ఎగ్జామ్ పెడతామని గట్టి అంటే ఇవాళ మేము జైలుకు వచ్చినాము. జైలు దగ్గర కూడా ఏమంటున్నారు, కరోనా, దాని మీద వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మాట్లాడిస్తున్నారు. మరి మీరు ఎగ్జామ్ ఎట్లా పెడతారా? మీరు ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు నలుగురు ఒక దగ్గర కూర్చొని రాయాలి కదా, కరోనా రాదా? ప్రభుత్వం ఏమో వాళ్ళ కార్యక్రమాలు అయితే చేస్తారు. ముఖ్యమంత్రి గారి ప్రగతి భవన్లో వెళ్ళి రోజు మీటింగులు పెడతాడు. వాళ్ళ మంత్రులు వచ్చి బయట ఏది ఫ్లైఓవర్ ఇనాగ్రేషన్ చేస్తారు, లేకపోతే బిల్డింగ్ ఇనాగ్రేషన్ చేస్తారు, ప్రోగ్రామ్స్ అన్నీ చేస్తారు. కానీ స్టూడెంట్స్ మాత్రం ముఖ్యమంత్రి గారు కలిసే అవకాశాలు ఇచ్చినట్టు ఈ లొల్లే లేదు. నేను 6 ఏళ్లలో చూస్తున్నాను. నేను 42 ఏళ్ల నుంచి రాజకీయాలలో ఉన్నా. నేను ఎప్పటి నుంచి బ్రహ్మానంద రెడ్డి పీరియడ్ నుంచి చూసా, ఇప్పటి వరకు కేసీఆర్ వరకు కూడా చూసిన. ఏ ముఖ్యమంత్రి కూడా పొద్దుట కలుస్తాడా? ఒక 1 అవర్ కలుస్తాడు. ఇందిరాగాంధీ కలిసేది, రాజీవ్ గాంధీ కలిసేది, ఏ ముఖ్యమంత్రులు కూడా కలుస్తారు. ఈయన ఎందుకో కలవడు. రైతులు వస్తే కలవడు, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ చూస్తారు, స్టూడెంట్స్ కలవరు. దానివల్ల ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి. మా ముఖ్యమంత్రి గారు దయచేసి రోజు 1 గంట కలువురా బాబు, వారానికి 3 రోజులు కలువు. రైతు వస్తాడు, పేదవాడు చెప్పుకుంటాడు, వాని బాధ వెలిపిస్తాడు. నువ్వు కేవలం నేను కలవను, నేను మంత్రులే కలుస్తా, నాకు మహేందర్ రెడ్డి ఒక్కడు ఉంటే సరిపోతుంది, లేకుంటే చీఫ్ సెక్రటరీ ఉంటే సరిపోతుంది అంటే నడవదా బాబు? ప్రజాస్వామ్యంలో ప్రజల పక్షాన కూడా ముఖ్యమంత్రి వినాలి. రాముడు కూడా అర్ధరాత్రి 14 గంటలు వనవాస అయినా రాత్రి కూడా తిరిగిండట. నా గురించి ఏమనుకుంటున్నావు? నువ్వు కేవలం మహేందర్ రెడ్డి చీఫ్ సెక్రటరీ మాటింటే ఎట్లా? ప్రజలలో ఏముండదో తెలుసుకో. అప్పుడప్పుడు కలుస్తుంటే నీకు కూడా తెలుస్తుంది. ఏదైనా ఇవాళ మమ్మల్ని కలవనీయలే, ఏంటంటే కరోనా అని వీడియో కాన్ఫరెన్స్లో మా ఎవరు ఎన్ఎస్ఏ ప్రెసిడెంట్ వెంకట్ తోటి మాట్లాడాను. మా లాయర్ లీగల్ సెల్ దామోదర్ రెడ్డి గారు ఈ కేసు చేస్తున్నారు. 14 రోజులు రిమాండ్ చేశారు. బెయిల్ పిటిషన్ మూవ్ చేస్తావు. ఏదైనా ఎన్ఎస్ఐ పిల్లలు జైల్లో ఉన్నందుకు మాకు బాధ ఉన్నది. అయినా వారు ఒక ప్రజల పక్షాన నిలబడ్డందుకు వాళ్ళకు నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. గట్టిగా ఉండండి, మన టైం కూడా వస్తుంది. ప్రభుత్వం చేసే ఈ పనుల వల్ల ప్రజలలో వ్యతిరేకత వస్తుంది. మళ్ళీ కాంగ్రెస్ తెలంగాణ ఇచ్చిన సోనియా గాంధీ కాంగ్రెస్ తేవడానికి మనం శాయశక్తులకు కృషి చేస్తాం. रियासत की ईसाई बरादरी के एक वफद ने आज वज़ीर अखिल तैमूर केशवर से मुलाकात की और कोविड-19 की लाशों की तदफीन के लिए एक अलहदा कब्रिस्तान के लिए जगह फराहम करने की मांग की। बरादरी के नुमाइंदों ने बताया कि चर्च के पादरी को शादी ब्याह के रजिस्ट्रेशन का भी इख्तियार दिया जाए। सरेदस्त ये इख्तियार हैदराबाद और रंगारेड्डी के पादरियों को ही हासिल है। वफद ने बताया कि पादरियों के जारी करदा मैरिज सर्टिफिकेट को काबिल कबूल समझा जाना चाहिए। वज़ीर अखिल तैमूर कपूला ईश्वर ने ईसाई बरादरी के मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करने का तयक़ुन दिया। रियासती वज़ीर ज़राअत जी निरंजन रेड्डी ने आज अचमपेट मार्केट कमेटी में मुनक़िदा एक तकरीब में किसानों को हलफ दिलाया कि वो वही फसल बोएंगे जो कि हुकूमत कहेगी। वज़ीर ज़राअत ने बताया कि हुकूमत चाहती है कि अनाज की मुतवाज़िन काश्त हो और इसे यकीनी बनाया जाए। इस तकरीब में रुकन पार्लियामेंट रामलू, रुकन असम्बली जी बाला राजू और दूसरे भी शरीक थे। जनूब मगरबी मानसून के सरगर्म हो जाने के बाद तेलंगाना में आज सुबह से ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला चल पड़ा है। यूं तो गुज़िश्ता 1 हफ्ते से कहीं कहीं और कभी कभी बारिश हो रही थी। शहर हैदराबाद में गैर मामूली बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिसकी वजह से सड़कों और बाजारों में एक तरह से सन्नाटा छा गया है। कोविड-19 की वजह से तालीमी इदारे बंद रहे, इसलिए सुबह के औकात में ट्रैफिक का कोई मसला नहीं रहा। मौके में मौसमियात के मुताबिक आज दोपहर तक माधापुर में 4.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि चारमीनार के इलाके में 3.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मौके में मौसमियात ने पेशकशी की है कि रियासत में इतवार तक वक्फे से बारिश होगी, लेकिन जुमा और हफ्ते को हल्की से मुतदिल बारिश हो सकती है। मज़ाफ़ाती इलाके अमीनपुर के यतीम खाने में नशावर जूस पिलाकर जिस 14 साल लड़की की अस्मत रेजी की गई थी, वह सुबह इलाज के दौरान नीलेफर हॉस्पिटल में फौत हो गई। पुलिस ने बताया कि इस लड़की की मुतअद्दिद बार अस्मत रेजी की गई। इस लड़की की अस्मत रेजी करने वाला कोई और नहीं बल्कि इस यतीम खाने को हत्या देने वाला वीनू गोपाल है। पुलिस
बोयनपल्ली ने लड़की के रिश्तेदारों की शिकायत पर एक केस रजिस्टर करते हुए 31 जुलाई को ये केस अमीनपुर पुलिस स्टेशन के हवाले किया था। पुलिस ने अस्मत रेजी के मुलजिम वेणुगोपाल को गिरफ्तार कर लिया है। इसी दौरान पटनचेरू के डिप्टी सुप्रीटेंडेंट पुलिस राजेश्वरराव ने बताया कि लड़की की मौत के बाद इस केस के दफात में तरमीम की जाएगी। साउथ जोन की पुलिस टास्क फोर्स ने आज पुराने शहर के काला पत्थर, रैन बाजार, भवानी नगर, संतोष नगर और बहादुरपुरा के पुलिस स्टेशन हुदूद में धावे करते हुए राशन की दुकानात को सरबराह किए जाने वाला 122 क्विंटल चावल जब्त किया। इस सिलसिले में 8 अफराद की गिरफ्तारी अमल में आई है। मौके में सिविल सप्लाईज के उद्देदारों की एक टीम ने भी इन धावों में हिस्सा लिया। आंध्र प्रदेश के डायरेक्टर जनरल पुलिस गौतम सुवांग ने आज विजयवाड़ा के इंदिरा गांधी म्यूनिसिपल स्टेडियम का मुआयना किया और यौम आज़ादी की तकारीब के सिलसिले में किए जाने वाले इंतजाम का जायजा लिया। वाज़ेह है कि चीफ मिनिस्टर वाई एस जगनमोहन रेड्डी 15 अगस्त को इस स्टेडियम में झंडा लहराएंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क के चौथे ऐसे गैर कांग्रेसी वज़ीर-ए-आज़म बन गए हैं जिन्होंने तवील अरसे तक हुक्मरानी की। नरेंद्र मोदी ने आज अपने ओहदे पर 2269 दिन मुकम्मिल कर लिए। साबिक वज़ीर-ए-आज़म अटल बिहारी वाजपेयी 2068 दिन मुकम्मिल किए थे। साबिक सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी के इंतकाल की खबरों की पुरजोर तरदीद करते हुए उनके फर्जंद अभिजीत मुखर्जी ने हिंदुस्तानी मीडिया को झूठ की फैक्ट्री करार दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया के गोशे ने आज सुबह से ही उनके वालिद के इंतकाल की खबर फैलाने लगे। उन्होंने बताया कि उनके वालिद दिल्ली के एक फौजी हॉस्पिटल में 10 अगस्त से शरीक हैं। उनके दिमाग की कामयाब सर्जरी की गई है और उनकी तबीयत अगरचे के बिगड़ गई है लेकिन वो बाहयात हैं। एक महीने से जारी सियासी बहरान के दौरान राजस्थान असेंबली का इजलास कल जुमा को शुरू हो रहा है। इसी दौरान बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने का ऐलान किया है और बताया कि पार्टी कल सुबह 9:30 बजे असेंबली इजलास से कबल अपना लाएमल तय करेगी। दूसरी तरफ कांग्रेस मखरण पार्टी का आज शाम इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और उनके हरीफ साबिक डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट भी शरीक थे। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 66,999 नए केसेस रिपोर्ट होने के बाद कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 23,96,630 हो गई है, जबकि 942 नई अमवात हुई हैं। इस तरह मरने वालों की तादाद 47,033 बताई जाती है। दुनिया भर में जारी कोरोना वायरस के खैर से मुतासर होने वालों की तादाद अब 2,50,00,000 तक हो गई है, जबकि मरने वालों की तादाद बढ़कर 7,47,000 बताई जाती है। अमेरिकी जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के मुताबिक अमेरिका बदस्तूर नंबर 1 है, जहां मरीजों की तादाद 51,93,266 हो गई है। दूसरी तरफ वहां मरने वालों की तादाद भी बढ़कर 1,65,934 हो गई है। 41,64,785 मुतासरीन के साथ मुल्क ब्राजील दूसरे नंबर पर है। इस मुल्क में अब तक जुमला 1,04,020 अफराद फौत हुए हैं। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, एचपी, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायत ही वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए सीसीटीवी कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप